हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पर जिसका कि नाम है एनसीईआरटी लेट्स फील इट। और मैं लोकेश पाशा आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि है अपना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पर। मतलब यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। तो हमने पहले है ना स्टार्टिंग जब की थी, तब हमने जाना था कि है ना कैसे कैसे लोग उठे थे क्रांति के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए। अभी हम है ना थोड़ा सा पुराना देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है। तो देखो, लोग उठे थे रिवॉल्यूशन के लिए। अब वो लोग कौन-कौन थे सबसे मेन में उसमें? पहले थे लिबरल्स, दूसरे थे कंज़र्वेटिव। ये दोनों थे एक-दूसरे के अपोज़िट। कंज़र्वेटिव चाहते थे कि है ना पावर को मोनार्क के हाथों में रहने दिया जाए, लेकिन लिबरल्स चाहते थे कि पावर को बराबर बाँट दिया जाए। इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, ना कि प्रिविलेज फॉर द क्लर्जी एंड नोबिलिटीज़, प्रिविलेज टू द मोनार्क, टू द किंग। ये लोग नहीं, कंज़र्वेटिव चाहते थे ये। तो दोनों की सोच अपोज़िट हो गई। इसके लिए इसकी वजह से है ना फ्रांस के अंदर की क्रांति को हम पढ़ते हैं, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम पढ़ते हैं, जिससे कि है ना वो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था, फर्स्ट क्लियर स्टेप था फॉर टेकिंग द फॉर स्टार्टिंग द रिवॉल्यूशन इन द यूरोप। जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को है ना इस सब चीज़ों को देखना पड़ा कि है ना कैसे-कैसे राजा की ताकत को घटाने वाली सरकार भी बन सकती है। कैसे दुनिया साथ में मिलके लोग अपने, मतलब एक जगह के लोग एक साथ में मिलकर के अपनी खुद की एक फॉर्मल गवर्नमेंट बना सकते हैं, जो कि है ना ओनली ओनली राजा को दबाने के लिए और देश के सभी नागरिकों को बराबर की भागीदारी देने के लिए, मतलब टू गिव द इक्वलिटी एट ऑल द राइट्स फॉर मेड दैट पीपल्स। ये लोग बने थे ये गवर्नमेंट के नाम पर, जो कि है ना सबको बराबर के अधिकार देने के लिए है ना इनका एक तरह से जन्म हुआ था। ठीक है ना? अब ये कौन से लोग थे? ये हमने देख लिया, कंज़र्वेटिव जो कि अपोज़िट थे इन लोगों के, और लिबरल्स जो कि चाहते थे कि है ना सब कुछ बराबर हो। तो अब इसके बाद हमने ये भी देखा था कि है ना कुछ रिवॉल्यूशनरीज़ जब फ्रांस में स्टार्ट हुई, तो उनमें सबसे बड़ा एक नाम था, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। बताया था मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, काफ़ी कुछ उसके बारे में बताया कि उसकी सोच क्या थी। उसने है ना कब अपने आप को मोनार्क बोला, मतलब राजा बोला, और कब उसने अपने आप को ये कहा कि है ना एक मैं कोड ला रहा हूँ जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804। अब ये सिविल कोड ऑफ 1804 का दूसरा नाम भी था, जिसका नाम था नेपोलियन कोड। तो इस नाम से आप जान सकते हैं। आपने है ना हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में देखा होगा कि हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में है ना हमने एक क्वेश्चन बैठा था इससे, कि 1 नंबर का, कि जो नेपोलियन कोड था वो किस सन में स्टार्ट हुआ था? किस तारीख, मतलब किस ईयर को वो स्टार्ट किया गया था? तो अपन के पास ऑप्शन में ही है मतलब आंसर। तो वैसे ही अपने पास नेपोलियन कोड का दूसरा नाम क्या था? सिविल कोड 1804। तो 1804 नाम में पड़ गया तो सीधी बात है ना 1804 आंसर अपना। ऐसे कुछ है ना मैचिंग क्वेश्चंस है ना आपको आए थे, और मैंने ये क्वेश्चंस के बारे में आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो अब अपन है ना थोड़ा बहुत आगे का देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमने देख लिया था, समझ लिया था, और नेपोलियन ने है ना एक सिविल कोड भी लाया था, जो सिविल कोड 1804 और नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था जिसको। और ये सब चीज़ के बाद है ना जब नेपोलियन हारा था, तो वो थी वाटरलू की लड़ाई, जिस लड़ाई के बाद नेपोलियन को एक सेंट हेलेना आइलैंड था, जिस पर है ना पटक दिया गया, छोड़ दिया गया, और सेंट हेलेना आइलैंड पर जाकर के नेपोलियन ने काफ़ी कोशिश की 6 साल तक, 1815 की बातें हैं। नेपोलियन ने काफ़ी कोशिश की कि है ना वो इस आइलैंड से बाहर निकल सके, लेकिन है ना 6 साल तक उसकी कोशिश नाकाम होती गई और वो हार गया, और आखिर में जाके 6 साल के अंदर उसे मैं एक मेंटली डिप्रेशन का शिकार बन गया, और वो द एंड हो गया। उसका चैप्टर वहीं पे एक तरह से खत्म हो गया उसका चैप्टर, और है ना देश में है ना एक मातम छा गया, क्योंकि एक नेपोलियन बोनापार्ट चाहे मोनार्क बोल रहा था अपने को, लेकिन इसके बारे में एक और भी थॉट था, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे आज़ादी लाएगा, है ना? ये मैंने आपको बताया था। तो ऐसी सोच के साथ जो इंसान है, इसे सीधा-सीधा कहा जाता था हार्बिंजर ऑफ द फ्रीडम। तो भाई ऐसी सोच के साथ जो इंसान है, उसके जाने के बाद है ना, लोगों को दुःख तो होगा। तो ये एक तरह से सैड एंडिंग हुई थी। लेकिन सैड एंडिंग के बाद भी है ना लोग रुके नहीं थे, लिबरल्स रुके नहीं थे। तो अब देखते हैं कि है ना नेपोलियन के खत्म होने के बाद क्या-क्या चीज़ हुई थी। हाँ, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि है ना नेपोलियन के खत्म होने के बाद है ना, ऐसा कोई स्पेशली है ना कोई नेशन स्टेट नहीं था। हर एक एरिया के अंदर
सब कुछ है ना बटे हुए थे। जैसे कि आपने एक केस स्टडी पढ़ी थी हाब्सबर्ग एम्पायर की, याद होगी आपको? हाब्सबर्ग एम्पायर, उस एम्पायर की स्टडी में हमने देखा था कि कैसे है ना अलग-अलग देश के मतलब अलग-अलग है ना लैंग्वेज से या फिर कास्ट से है ना लोगों को इकट्ठा एक जगह पर रखा गया। जैसे कि ऑस्ट्रियन को एक साथ में रखा गया, भूमिया को एक साथ में रखा गया और साथ में ये सेंटरलैंड को एक साथ में रखा गया। कई सारे ऐसे है ना एक साथ में रहे थे, ना चाहते हुए भी। वो यही था कि है ना अभी कोई भी एक नेशन स्टेट परफेक्टली आई नहीं है उभर कर। तो अब हम देखते हैं आगे की बातों को। तो देखो, इसके बाद हमने देखा कि जब नेपोलियन खत्म हुआ था ना, तो नेपोलियन के खत्म होने के बाद एक और दौर शुरू हो गया था, एक और एरा शुरू हो गया था। दैट एरा वाज़ द इंडस्ट्रियल एरा। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन स्टार्ट हो गई थी मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं? फैक्ट्रियों का उदय वगैरह हो चुका था। तो ये सबसे पहले हुआ तो था ब्रिटेन के अंदर, लेकिन ब्रिटेन में है ना ये जो हुआ था इससे है ना क्या-क्या इम्पैक्ट्स पड़े। ये सिर्फ़ ब्रिटेन में नहीं रहा, ये पूरे यूरोप में हुआ। तो इसमें है ना क्या-क्या इम्पैक्ट्स पड़े, अब हम उनको देखेंगे। मैंने आपको है ना चैप्टर 3 में अभी पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th के, जिसमें है ना आप सॉरी चैप्टर 2 उसमें आपको अच्छे से बता रखा है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का मतलब क्या है और वो रशिया के हिसाब से अपन ने किया था। तो अब देखो, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इन यूरोप। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन यूरोप के अंदर जब स्टार्ट हुई थी, तो वो क्या-क्या था? मतलब कैसे-कैसे है ना उसमें चेंजेस थे, क्या-क्या इम्पैक्ट पड़े थे उसके स्टार्ट होने की वजह से? देखो, एस्टेब्लिश न्यू मिडल क्लास, जो है ना अपन देखते हैं ये ट्रेड करने वाले लोग थे, व्यापार करने वाले लोग थे, ये है ना क्या थे ये मिडल क्लास ही तो थे। तो जो ये मिडल क्लास थे ना, ये मिडल क्लासों को अलग-अलग नाम से जाने जाने लगा। पहला मिडल क्लास, दूसरा सोशल क्लास, तीसरा वर्किंग क्लास और फिर सोशल क्लास 2 बार लिख दिया। तो ऐसे कई नामों से जाने जाने लगा। देखो वर्किंग क्लास, सोशल क्लास, मिडल क्लास इन नाम से इनको जाने जाने लगा। कैसे देख सकते हैं अपन देखो, मिडल क्लास मतलब कि है ना जो बीच की क्लास है, ये तो आपको बिल्कुल याद ही होगी कि लिबरल्स को मिडल क्लास कहा जाता था। फिर उसके बाद सोशल क्लास, इनका सोच क्या थी? इनकी सोच थी इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि सबको बराबर का अधिकार देना, मतलब सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, देन सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये सोशल सोशल क्लास, ये भी नाम याद हो गया अब आपको। अब अगला है वर्क। तो फिर देखा हमने कि है ना इनको ये जो मिडिल क्लास थी जो कि लिबरल्स थे उनको किन-किन नाम से जाने जाने लगा। तो देख लीजिए आप, सोशल क्लास, वर्किंग क्लास और इधर से मिडिल क्लास के नाम से लिबरल्स को जाने जाने लगा। अब इसके बाद क्या होता है फिर आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। जो लिबरल्स थे ना उनका आइडिया था नेशन स्टेट का, कि नेशन स्टेट को लाया जाए, नेशन स्टेट को बनाया जाए और ये अगेंस्ट द अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस के। अरिस्टोक्रेसी मैंने आपको कल बताया था कि अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है। अरिस्टोक्रेसी एक ऐसी है ना मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो कि अमीरों का ग्रुप है, जो अपने मन से है ना अपनी मन-मर्ज़ी करते हैं, गरीबों को है ना गलत तरह से ऐसे बिहेवियर करते हैं गरीबों के साथ और गरीबों को कुछ नहीं मानते अपने आगे। ये होती है अरिस्टोक्रेसी। ये आपको बताया था कि अगेंस्ट द अरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेज का, मतलब जो अरिस्टोक्रेसी को प्रिविलेज थे, जो उनको है ना अच्छे अधिकार थे अरिस्टोक्रेसी को, उसके अपोज़िट कौन थे? लिबरल्स। अब देखते हैं कि लिबरल्स को है ना लिबरल क्यों कहा जाता था? क्या मतलब था लिबरल का? लिबरल नेशनलिज़्म क्या है? और ये खड़ी क्यों हुई थी? इसका मेन मोटिव क्या था? उद्देश्य क्या था? तो देखो, जो लिबरल्स है ना, वो लिबरल्स यहाँ से आ रही है लैटिन टर्म। ये लिबरल्स है ना, ये लैटिन टर्म से बनी हुई है। लैटिन टर्म से मतलब कि लिबरल है ना, एक वर्ड है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। अब इसका मतलब होता है फ्री, इसका मतलब होता है फ्री। फ्री मतलब आज़ाद और फ्री फ्री और लिबरल दोनों एक है। तो आप समझ सकते हो कि है ना लिबरल मतलब फ्री, मतलब आज़ादी। सेकंड, ये खड़ी क्यों हुई थी? लिबरल नेशनलिज़्म ये स्टैंड क्यों हुई थी? क्या इसका मोटिव था? तो इसका मोटिव था एकमात्र इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ के लिए इक्वलिटी देना, मतलब सबको बराबर का अधिकार देना, सबको बराबर के राइट्स देना और है ना जो भी गलत काम करे ना उसको पनिश करना, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी हो, चाहे वो नॉर्मल पीपल हो। ठीक है ना? ये चाहत थी किनकी? लिबरल्स लिबरल्स की।
अब पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है? तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब एक तरह से ये कि कानूनन तौर पे और है ना नेशनल के तौर पे ये लोग क्या-क्या चाहते हैं इनकी। ये है ना क्या-क्या बदलाव चाहते हैं, ये कैसे-कैसे कानून बनाना चाहते हैं। पॉलिटिकली इंटरफेरेंस सुना है ना आपने कि इलेक्शंस होते हैं, कई पार्टियाँ एक साथ होती हैं, उनकी कुछ चाहत होती है, वो अपने है ना स्पीचेस देती हैं पूरी पब्लिक के सामने और पब्लिक के सामने स्पीचेस में कई बातें ऐसी बोलती हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे भाइयों, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके घरों में स्वच्छता का अभियान चलाएँगे। हम आपके घर में पानी देंगे, बिजली देंगे, खाना देंगे, पीना देंगे, सोने की आज़ादी देंगे। फालतू की बात। मतलब कुछ ना कुछ बड़ा चढ़ा के ये लोग बोलते थे। तो यही बात है ना हम देखेंगे पॉलिटिकल लिबरलिज़्म में। तो देखिए, पॉलिटिकल लिबरलिज़्म में लिबरल्स चाहते क्या थे? ठीक है? उदारवादी चाहत क्या थी उदारवादियों की? चॉइस गवर्नमेंट बाय चॉइस मतलब जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, इलेक्शन के बाद, वोटिंग के बाद जो गवर्नमेंट को लिया जाएगा, वो गवर्नमेंट कौन होगी? जो कि है ना लिबरल्स की चॉइस हो। मतलब जो जितना जैसे वोट देंगे उस हिसाब से है ना जो गवर्नमेंट आएगी वो हमारी चॉइस है, ये है। अपने मन से ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बन गया तो वो है ना सब कुछ हो गया, ये गलत बात है। चॉइस के आधार पर होगा और ये चॉइस है ना वोटिंग से डिसाइड होगी कि है ना कैसे लोग है ना गवर्नमेंट में इलेक्ट किए जाएँगे। फिर एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी जो अरिस्टोक्रेसी है ना उसको मिटा देना मतलब एक तरह से अरिस्टोक्रेसी को मार डालना नहीं, इनका मेन मोटिव था अरिस्टोक्रेसी को पकड़ के उनको है ना जो प्रिविलेज है उसे छुड़वा देना। ये कह देना कि आप भी वही आम इंसान हो जो कि हमें तो हम अकेले टैक्स नहीं देंगे, टैक्स आप भी दोगे। गवर्नमेंट में आप हिस्सा लेना चाहते हो तो आपको भी वोट्स की ज़रूरत होगी। बिना वोट्स के आपको है ना इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया जाएगा। मतलब बिना वोट्स के आपको जीता नहीं माना जाएगा किसी भी द्वारा। ऐसी-ऐसी बातें उठती थी। इसमें कहा जाता था एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी मतलब अरिस्टोक्रेसी का अंत चाहते थे ये। अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज का अंत चाहते थे। फिर एंड ऑफ डेरिकल प्रिविलेज। डेरिकल मतलब क्लर्जी। डेरिकल मतलब क्लर्जी। क्लर्जी कौन? क्लर्जी सबसे ऊपर वाले लोग जो कि पूजा पाठ करते थे, याद है? पादरी वाले, हिंदी में पादरी कहा जाता है जिनको। ये पूजा पाठ करते थे ओम भूर्भुवः स्वः वाली पूजा पाठ। तो ऐसे पूजा पाठ करते थे ना जो चर्च के अंदर, उन लोगों को कहा गया है डेरिकल प्रिविलेज। तो ये जो इनको भी जो है ना ऐसे ताकत दे रखी थी कि है ना आप लोग है ना टाइ ऐसे टाइलर टैक्स ले सकते हो और आप लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रह सकते हो, कितनी भी ज़मीन इकट्ठी रख सकते हो, ऐसी-ऐसी जो चीज़ दे रखी थी। किसको? डेरिकल मतलब क्लर्जी, पादरी को। तो उन सब के प्रिविलेज के भी अगेंस्ट थी कौन? लिबरल्स। तो देख लो 2 तो अपन को पॉइंट वैसे ही याद आ गए कि अगेंस्ट द अरिस्टोक्रेसी पहला और अगेंस्ट द डेरिकल मतलब क्लर्जी, पादरी दूसरा। 2 पॉइंट तो ये वैसे ही हो गए और एक गवर्नमेंट बाय चॉइस ये तीसरा हो गया। अब गवर्नमेंट बन गई तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बनना चाहिए, संविधान भी तो बनना चाहिए। बिना संविधान के कोई गवर्नमेंट कैसे है ना फ़ॉलो अप कर पाएगी, कैसे आगे बढ़ पाएगी? तो वही बात आई कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। अब नो वोटिंग राइट्स फॉर विदाउट प्रॉपर्टी ये एक गलत बात कह दी इन्होंने, ये वाली। लिबरल्स ने कहा कि उनको जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो अमीर नहीं है, उनको कोई राइट्स नहीं मिलने चाहिए वोट डालने के। ये एकमात्र गलत बात थी, नहीं और सब बातें तो ठीक थी, लेकिन ये एक गलत बात उठ गई थी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि लिबरल्स का पक्ष थोड़ा कम हो गया था क्योंकि आप मानते हो आज के वक़्त में भी है ना, कितने लोग हैं जो कि है ना गरीब हैं। अब उनको अगर आप वोट नहीं डालने दिए जाएँ, उनको वोट डालने की मना कर दी जाए, तो देश का फिर तो रुख ही बदल जाएगा। क्योंकि ये गरीबों के साथ क्या करती है आज की पार्टी? क्या करती है देखो, आजकल के वक़्त में उनको जैसे कुछ अमाउंट दे दिया, 500 हज़ार रुपए दे दिए एक-एक इंसान को या फिर कुछ जुगाड़ कर दिया उनका, तो ऐसे तरह से है ना उनके वोट खरीद लिए जाते हैं। और यही एक बड़ी वाली आबादी है सॉरी एटलीस्ट 132 प्लस करोड़ की आबादी जो अपने भारत की है, उसमें कम से कम मान के चलें तो अपन कुछ 30 करोड़ के आसपास तो ऐसी आबादी होगी। तो 30 करोड़ की आबादी अगर है ना सिर्फ़ ऐसे इस तरह से है ना पैसे लेकर के या कुछ जुगाड़ पानी लेकर के है ना अपना वोट डाल दे,
तो सीधी बात है कौन जीतेगा, समझ सकते हैं आप। तो नो वोटिंग राइट्स फॉर विदाउट प्रॉपर्टी को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए। अब केस स्टडी उठी थी, इसके बाद ही एक केस स्टडी हमने देखी कि है ना, केस स्टडी क्या थी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के हिसाब से थी ये केस स्टडी। मतलब कि एक जॉल्वेरिन एक ग्रुप बन गया था, कुछ हीरो टाइप का नहीं लगा, शक्तिमान, शक्तिमान या फिर सुपरमैन, सलमान का नहीं, सुपरमैन या फिर स्पाइडरमैन, ऐसा कुछ। तो वो यही तो चीज़ है। तो देखो ज़ॉल्वेरिन एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम हीरो टाइप रख दिया, इसका नाम ज़ॉल्वेरिन, ज़ॉल्वेरिन रखा, जो कि एक कस्टम यूनियन थी। कस्टम यूनियन मतलब एक है ना, यूनियन बनाई गई थी, एक ग्रुप बनाया गया था, एक ऐसी यूनाइटी होती है ना, यूनिटी कि है ना, अगर इस एक पूरी यूनिटी होती है, उसमें 50 लोग हैं, अगर उन 50 में से किसी एक इंसान को कोई परेशानी होगी ना, तो वो 49 लोग, जो 49 लोग हैं ना, वो उस एक इंसान की मदद के लिए खड़े हो जाएँगे। उसे कहते हैं हम यूनियन। अब कस्टम यूनियन हमसे कहता है कि है ना, कस्टम यूनियन कहता है कि है ना, ये जो यूनियन बनाई गई है, ये ओनली ओनली फॉर जो ये टैक्स वगैरह है ना, इनके हिसाब से बनाई गई है। टैक्स, ड्यूज़ और ट्रेड वगैरह के पर्पस के लिए बनाई गई है कि इन पे है ना, जो भी काम होगा वो हमारे द्वारा होगा। और ये बनाई गई थी पर्शिया में, ये बनाई गई थी पर्शिया के अंदर। तो देखो ज़ॉल्वेरिन इसका नाम है। अब मेड, इसका मीनिंग मेड फॉर कंट्रोल टैक्स सिस्टम, मेड फॉर कंट्रोल टैक्स सिस्टम, कर का सिस्टम जो चल रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाई गई। इनिशिएटिव था इसका ऑफ पर्शिया, इसका इनिशिएटिव रखा गया था पर्शिया के लिबरल्स ने। पर्शिया है ना, जो पर्शिया के लिबरल्स ने इसका इनिशिएटिव रखा था। फिर एबोलिश टैरिफ बैरियर्स, एबोलिश कर दिया था टैरिफ बैरियर्स को। एबोलिश कैसे कर दिया टैरिफ बैरियर्स को, कि जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको है ना कई सारे टैक्स देने पड़ते थे। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जैसे कि ये है ना आपका एक, ये एक आपकी जगह है जिसको है ना कई पार्ट्स में बाँट दिया गया है। अब आप इस जगह से इस जगह जाओगे फिर टैक्स दो, इधर से इधर जाओगे टैक्स दो, इधर से इधर जाओगे टैक्स दो। ऐसे काफ़ी सारे टैक्स हो रहे थे। तो उन सब टैक्स को एबॉलिश कर दिया, हटा दिया गया। और इन सब टैक्स को हटाने के बाद, मतलब इन सब टैक्स को किसने हटाया? कहाँ पे हटाया? इन सब टैक्स को हटाया था पर्शिया में, पर्शिया के लिबरल्स ने, जो कि एक तरह से पर्शिया के लिबरल्स ने हटाया। और इसमें है ना कुछ 1 या 2 टैक्स को फिक्स कर दिया था कि है ना, अब है ना ज़्यादा टैक्स हम लोग नहीं देंगे, हम लोग है ना कुछ ही टैक्स देंगे। एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, ठीक है? फिर करेंसी 32 2 मतलब इस जगह पे अलग करेंसी, इस जगह पे अलग, इस जगह पे अलग, ऐसे अलग। पूरा एक एरिया है जिस एरिया के अंदर है ना करेंसी ही अलग-अलग है। 30 तरह की करेंसी थी, 30, 30। उस 30 करेंसी में से ओनली 2 करेंसी को प फिक्स कर दिया कि ये 2 करेंसी चलेंगी पूरे देश में, पूरे एरिया में। और इन 2 के अलावा कोई तीसरी करेंसी नहीं चलेगी। जो 30 करेंसी थी ना उनमें से 28 को रिमूव कर दिया। ठीक है? और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कौन-सी करेंसी जो है ना, एक करेंसी का नाम बताओ, तो सीधी बात है, ये कहाँ की है? पर्शिया की बात है, पर्शिया की बात है। तो इसमें है ना मार्क करेंसी तो चलनी पक्की है। मार्क करेंसी किसकी थी? जर्मनी की। और ये पर्शिया किसका पार्ट था? जर्मनी का पार्ट। तो सॉरी, जर्मनी है ना पार्ट था पर्शिया का, तो इसलिए मार्क करेंसी तो पक्की हो ही गई। फिर इधर से देखिए, प्रमोट रेलवे एंड मोबिलिटी। लिबरल्स ने है ना रेलवे और मोबिलिटी को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि है ना आगे चलने दो, मतलब कि ये जो है ना हम व्यापार करते हैं, अगर सामान एक जगह पे रुका हुआ है और उस जगह पे है ना कोई हानि हो गई, कोई ऐसे लॉस हो जाता है अचानक से, जैसे कि फ्लड आ जाना, मतलब बाढ़ आ जाना, आग लग जाना, या फिर ऐसी कुछ हो जाती है, या फिर है ना कोई सेंसिटिव सामान है वो, जैसे कि कांच वगैरह, तो वो थोड़ा सा गिरा और टूट गया, या फिर वो कुछ ऐसा सामान है जो कि जैसे फल या फिर सब्ज़ी, ऐसी चीज़ है जो कि इंस्टेंट आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी ज़रूरी है। अगर नहीं पहुँचाओगे तो आपको पता है वो तो सड़ेंगी, सड़ेंगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए जब ये कदम उठाए गए ना, तो ऐसे में इन्होंने कहा कि भाई ट्रेड, मतलब ऐसे मोबिलिटी बनानी पड़ेगी। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए है ना हमें स्पीड वाले साधन बनाने पड़ेंगे। रेलवे को, रेलवे लानी पड़ेगी, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, मतलब कि परिवहन सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा।
ये सब काम किए थे लिबरल्स ने। अब लिबरल्स को हमने देख लिया, अब हम देखेंगे लिबरल्स के अपोजिट में कौन थे? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, तो देखो कंजर्वेटिव का क्या था? कंजर्वेटिव ही एक्सेप्ट स्मॉल चेंजेस बिकॉज नेपोलियन केस। नेपोलियन का जब केस हुआ था ना, उसकी वजह से इन्होंने मान लिया था कंजर्वेटिव ने, यार थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा, अगर हम है ना बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे ना तो हमें दबा दिया जाएगा, हमारी ताकत है ना मानी नहीं जाएगी, और लिबरल्स हमको है ना बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। क्योंकि जिस सोच में हम चल रहे हैं, अगर जैसे कि आप भी मानते हो एक डैम बना रखा है आपने, हाँ, एक डैम बना रखा है मतलब बांध बना रखा है, उस बांध के अंदर पानी अगर जमा रहे, उस बांध के अंदर पानी जमा रहे और वो पानी अगर आप निकालो ना, तो वो पानी तो बिगड़ जाएगा, सड़ जाएगा। तभी तो डैम के गेट हर महीने में है ना कम से कम 10 या 12 बार खुलते ही खुलते हैं। वो इसलिए तो खुलते हैं कि पानी अंदर जमे ना, और जमने की वजह से मतलब रुके ना, और रुकने की वजह से उसमें बदबू ना आ जाए, और बदबू ना आए फिर है ना दिक्कत ना आए, और फिर है ना उसमें जानवर जो हैं वो मरे ना। तो ऐसी-ऐसी चीज़ों की वज़ह से उस डैम को बनाया गया। मतलब ऐसे डैम को बनाया गया, और सॉरी डैम की क्या ही बात करें। अपन वो कहते हैं कि इस तरह से है ना इन चीज़ों को भी ऐसे एबॉलिश किया गया, ये कंज़र्वेटिव समझ गए कि हमें भी डैम की तरह अपने विचार को खोलना पड़ेगा। मतलब इनके विचार क्या हैं, एक डैम है जिसमें कि है ना कई सारी चीज़ें बहती हैं, और वो अगर है ना समय-समय पे गेट खोल के बाहर नहीं निकाली गई कुछ, और है ना कुछ चेंजेस नहीं लाए गए, तो है ना फिर हमारा टिकना नामुमकिन हो जाएगा। कंज़र्वेटिव को है ना मिटा देंगे लिबरल्स और थर्ड स्टेट के गरीब इंसान। अब रियलाइज़ मॉडर्न आर्मी, इन्होंने समझ लिया जब नेपोलियन ने अटैक किया था ना कई बार, तो नेपोलियन जहाँ भी जाता वहाँ पे है ना आराम से उन सबको हरा देता था। तो इन लोगों ने कंज़र्वेटिव ने समझ लिया कि हमें मॉडर्न आर्मीज़ की ज़रूरत है। अब मॉडर्न आर्मी क्या? जिनके पास बंदूकें हों, जिनके पास तोप हो, जिनके पास है ना अ, बढ़िया मतलब एक तरह से खतरनाक तरह के बॉडी बिल्डर लोग हों, ऐसे-ऐसे लोग थे। और ये लोग है ना जो थे, ये मॉडर्न आर्मी के नाम से जाने जाने लगा इन लोगों को। अब एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि है ना ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो कम से कम समय मतलब कम से कम सामान में है ना काम को अच्छे से कर सके। क्योंकि पहले अरिस्टोक्रेसी क्या थी? राजा के सगे-संबंधी अरिस्टोक्रेसी बना दिए, और आज के वक़्त में अरिस्टोक्रेसी क्या है? आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, यही तो है अरिस्टोक्रेसी। तो ये ब्यूरोक्रेसी कह रहा हूँ मैं, ब्यूरोक्रेसी। मतलब पहले के वक़्त में राजा के जो ख़ास सगे-संबंधी थे ना, वही थे ब्यूरोक्रेसी। पर आज के वक़्त में है ना ब्यूरोक्रेसी कौन है? जो आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर है वही ब्यूरोक्रेसी हैं। तो इन ब्यूरोक्रेसी के लिए है ना बात उठाई गई कि है ना अब अच्छे ब्यूरोक्रेसी होने चाहिए। ये नहीं राजा ने अपने मन से किसी को भी ब्यूरोक्रेट बना दिया। ऐसे में है ना जो एफ़िशिएंट वर्क नहीं हो पाएगा, सामान बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जितनी उसमें ज़रूरत नहीं है ना उससे ज़्यादा सामान लग जाता है। तो ऐसी चीज़ को घटाने के लिए और सामान को और गुड्स को मतलब कि है ना जो माल है हमारा उसको बचाने के लिए, कम से कम माल में काम कराने के लिए अच्छा एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट की ज़रूरत है। तो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड डायनामिक इकोनॉमी, और डायनामिक इकोनॉमी मतलब कि आप समझते इकोनॉमी मतलब आदान और प्रदान, मतलब कि हमारे प्रॉफ़िट और लॉस हो रहा है, उस चीज़ को आप इकोनॉमी में काउंट अप करते हैं, और गुड्स को सेल करना, परचेज़ करना ये भी हमारी इकोनॉमी का प्रोसेस है। तो बस यही चीज़ तो कि डायनामिक इकोनॉमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि है ना राजा ने किसी पे अटैक कर दिया, उसके पास जितने भी चीज़ हैं वो हमारे पास आ गई। नहीं, ये गलत चीज़ है। इस चीज़ के अपोज़िट वो चाहते थे कि है ना जितना भी ये काम हो रहा है ना, उस काम को एक लेवल पे कर दिया जाए। मतलब कि ये जो इकोनॉमी है ना, इसको ऐसा डायनामिक बना दिया जाए कि आप है ना व्यापार करो, ट्रेड करो, इकोनॉमी को अपना ऊपर-नीचे अपने आप होती जाएगी। जैसा आपका प्रोडक्ट होगा, जैसे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी ये सब होंगी, उससे आपकी इकोनॉमी अपने आप फ्लक्चुएट होगी। आप ऐसा ना करो कि आपके पास कम है, तो आपने किसी और देश पे अटैक कर दिया और उसका लूट लाया, ये गलत बात है। ऐसे ही कह रहे थे डायनामिक इकोनॉमी को। और एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, सबसे बड़ी बात एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। अब हमने देखा अरे ये कंजर्वेटिव क्या थे? जो मोनार्क को है ना वापस लाना चाहते थे, लेकिन मोनार्क कौन है? राजा, है ना? लेकिन अब ये है ना कंजर्वेटिव समझ गए कि है ना एबॉलिश फ्यूडल मतलब राजा को हटाओ, क्योंकि राजा तो है ना चाहे आप कितना भी कर दो डायनेमिक इकोनॉमी नहीं रहने देगा। राजा तो अपनी मर्ज़ी से, अगर उसके पास खजाने में कुछ बचा नहीं, तो वो तो अटैक करेगा,
और अटैक करके है ना दूसरी जगह से के खजाना दूसरी जगह का जो खजाना है उसको अपने पास लेके आ जाएगा। फोर्ट नेपोलियन इन वाटरलू। इन कंजर्वेटिव ने है ना लड़ाई लड़ी थी वाटरलू में। अब देखो इस लड़ाई से पहले है ना ये कंजर्वेटिव एक साथ कैसे आए थे? ये सबको एक साथ ला रहा भी तो था कभी। तो इनको ऐसे ही थोड़ी है कि है ना कंजर्वेटिव ने अपने मन से कुछ भी कहा कि है ना अब हमको एक साथ हो जाना है। नहीं, ये सब है ना कहानी है कि एक साथ एक बार ऐसा था कि कि है ना एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में हुई थी, वाटरलू की लड़ाई से थोड़ा पहले। ये ट्रीटी जो हुई थी, संधि जो हुई थी, ये वियना में हुई थी। और वियना में है ना 4 बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ एक साथ आ गई, मतलब 4 बड़े-बड़े राज्य एक साथ आ गए, जिनको हम जान सकते हैं बाप। बाप के नाम से आप जान सकते हो, समझो वे को, बाप। इस बाप में बार्प कर दो, आर लगा दो, BARP, बार्प। तो देखो, बी से है ब्रिटेन, ए से है ऑस्ट्रियन, आर से है आर से है रशिया और पी से है पर्शिया। ये 4 एक साथ मिल गए, ये चारों एक साथ मिल गए और एक साथ मिलके इन्होंने है ना फाइट की। अब इन्होंने है ना किससे फाइट की? इन्होंने नेपोलियन से फाइट की। और इन 4 को है ना आगे बढ़ाने वाला, इनको उकसाने वाले कौन थे? कंज़र्वेटिव्स। अब देखो, होस्टेड की थी ये है ना जो ये पूरी की पूरी ये पार्टी थी जिनमें है ना ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना। ये ट्रीटी ऑफ वियना 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसे बिल्कुल मत भूल जाना, बिल्कुल भी नहीं। ये बोर्ड एग्ज़ाम में गारंटीड मेरे हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ आपको 90% ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो ही सकता है। या फिर ट्रीटी ऑफ वियना क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटी ऑफ वियना? क्या समझते हैं आप ट्रीटी ऑफ वियना से? तो ऐसे क्वेश्चन आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का फिर भी पूछ ही लेगा ये। तो अब एक ऑफिसर था, मतलब एक होस्टेड की थी जिसने, वो था एक ऑस्ट्रियन चांसलर जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। एक ड्यूक मेटरनिच नाम का ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर मतलब आज के वक़्त में जैसे हम राष्ट्रपति कहते हैं हमारे भारत में। वही है ना एक इंसान है ऑस्ट्रिया में जो था, वो चांसलर था ऑस्ट्रिया का जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। इसने है ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जिसमें बार्ब को है ना समझाया, बार्ब से कहा आप चारों मिलके फाइट करो। किससे फाइट करो? फ्रांस से। फ्रांस के नेपोलियन से फाइट करो। और इसने है ना इन चारों ने फाइट करी और फाइट करके उनको हटा दिया। इनका मेन मोटिव क्या था? टू ब्रिंग बैक कंजर्वेटिव पावर एंड मोनार्की। ड्यूक मेटरनिच का है ना सबसे बड़ा मोटिव था कि है ना जो कंजर्वेटिव की पावर है जो घट चुकी है लिबरल्स की वजह से, उस पावर को वापस लाया जाए। उस पावर को वापस ला करके है ना ये जो मोनार्की है ना इसको भी वापस लाया जाए, क्योंकि है ना मोनार्की की वजह से है ना देश है ना आगे बढ़ेगा। इनकी सोच थी ये, हर किसी की अलग-अलग सोच होती है, तो ड्यूक मेटरनिच की भी यही सोच थी। और इसने है ना ऑस्ट्रिया के एक चांसलर था जिसने है ना ट्रीटी ऑफ वियना कराई थी वियना के अंदर। ट्रीटी ऑफ वियना मतलब संधि, वियना की संधि ज जो कि करी थी वाटरलू की लड़ाई के से थोड़ा पहले 1815 में। और इसमें कौन-कौन सी कंट्रीज़ को है ना ऐड किया था लड़ाई कराने के लिए? इसमें कंट्रीज़ को ऐड किया था 4 बार्प, बी से ब्रिटेन, ए से ऑस्ट्रियन, आर से रशिया, पी से पर्शिया। ये 4 कंट्री ऐड हुई थी और है ना अपोज़िट में लड़ी थी किसके? नेपोलियन बोनापार्ट के अपोज़िट में। अब देखिए, अब हमने देखा कंज़र्वेटिव डिड सम वर्क, कंज़र्वेटिव ने कुछ काम किए। अब वो कुछ काम क्या थे? जब नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन को हराने के बाद नेपोलियन ने जो है ना सत्ता इकट्ठी कर रखी है, जो कि है ना इतने सारे देशों को हराया था। अब वो सब देश तो है ना अब उसी के पास है, फ्रांस के पास। तो फ्रांस को पकड़ने के लिए, उसकी ताकत को कम करने के लिए, नेपोलियन की ताकत को जो उसने है ना अपने मरने के बाद पीछे छोड़ दी, उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने बारबन डायनेस्टी को फिर से एस्टेब्लिश कर दिया। फ्रांस के अंदर है ना वापस से बारबन डायनेस्टी को ले आए। तो आप सोचेंगे बारबन डायनेस्टी को कैसे ले आए? भाई बारबन डायनेस्टी में तो है ना वो मर चुका था ना, बारबन डायनेस्टी का जो लुई 16 था। तो लुई 16 मर गया, उसकी पत्नी को भी मार दिया। लेकिन लुई 16 की चलो कोई संतान भी नहीं थी। भाई ये तो बताओ लुई 16 का कोई कज़िन ब्रदर भी तो होगा। एक नाम था लुई फिलिप। लुई फिलिप नाम का एक इंसान था बोरबन डायनेस्टी का, जो कि है ना एक उसका एक कज़िन ब्रदर था, ठीक है? कज़िन ब्रदर था। और वो जैसे कि चाचा, मामा ऐसे ऐसे तरह का लड़का होगा। अब उसने है ना उस लड़के ने
उस लड़के को है ना बourbon डायनेस्टी का था, तो इनने बार्प ने और कई सारे और कंट्रीज़ ने मिलके है ना फ्रांस के अंदर बैठा दिया कि है ना अब तुम राज करोगे बourbon डायनेस्टी के नाम से, ठीक है? सेकंड, फ्रांस लॉस्ट हर टेरिटरी। फ्रांस ने है ना अपनी टेरिटरी को लॉस्ट कर दिया, अपनी टेरिटरी को ऐसे गँवा दिया, क्योंकि जब ये हार गया फ्रांस तो सीधी बात है, जो भी फ्रांस जीता था पहले अभी तक नेपोलियन के होने की वजह से, वो सब उससे छीन लिया जाएगा और यही हुआ। फ्रांस से सब कुछ छीन लिया गया, टेरिटरी डिवाइडेड एंड बाउंड्री सेटअप। टेरिटरी को डिवाइड कर दिया, एक-दूसरे में टेरिटरी को डिवाइड कर दिया, जैसे कि पोलैंड का हिस्सा जीता था नेपोलियन ने तो पोलैंड को वापस कर दिया। अब फ्रांस ने मतलब और है ना और भी हिस्से ऐसे जीते थे नेपोलियन ने तो वो सब है ना ऐसे वापस कर दिए हर किसी को। अब आप देखते हैं कि टेरिटरी सेटअप तो बाउंड्री सेटअप मतलब तो जैसे कि ये मानो ये है ना आपका अरे भाई! ये देश है, ठीक है? दिख रहा होगा ना थोड़ा बहुत हाँ, ये देश है। अब ये देश है ना, जो है, अब इस देश के आस-पास में है ना बाउंड्री बना दी। ऐसे है ना इसके टच-टच में बाउंड्री बना दी। और ये बाउंड्री का मेन काम यही था कि है ना जब भी कोई इनमें से निकले, फ्रांस से निकले फाइट करने के लिए, तो है ना उनके बारे में है ना पहले ही पता चल जाए कि अब है ना फ्रांस फिर से लड़ने को निकला है तो है ना इसे दबा दिया जाए। तो ऐसे बाउंड्री बना दी, बाउंड्री सेटअप कर दी जिससे कि है ना फ्रांस में अब कोई आवाज़ उठाने के लिए ना निकले। फिर 39 स्टेट्स कॉन्फेडरेशन सेट अप बाय नेपोलियन। जो नेपोलियन ने है ना 39 स्टेट्स को बनाया था फ्रांस के अंदर, उनको रहने दिया। उनको कहा ठीक है 39 स्टेट्स हैं, उनको आप रखो। फ्रांस से कहा, किसने कहा? बार्प ने। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, पर्शिया इन्होंने कहा आप रखो 39 स्टेट्स को और सब चीज़ हम ले लेंगे। फिर इन्होंने कहा फोर्सफुली सेंसरशिप। इन्होंने फोर्सफुली सेंसरशिप लागू कर दी मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने है ना ये कह दिया कि अब से आप लोग जो भी ड्रामा करोगे, जो भी ऐसा कुछ करोगे कि राजा से ही कहा ऐसे तो स्पेशली कि जो भी न्यूज़ में दिखाओगे वो सब है ना हमारी परमिशन के बाद होगा। अगर हमें पता चला कि आपने गलत चीज़ दिखाई, तो हम आपको है ना फिर से नहीं छोड़ेंगे अब। तो लिबरल्स मीट इन नाइट। जब है ना ये सब चीज़ हो चुकी थी, तो सेंसरशिप लग चुकी थी, तो मतलब कंज़र्वेटिव अब ताकतवर हैं और कंज़र्वेटिव ताकतवर हैं, तो सीधी बात है कि है ना अब कंज़र्वेटिव के हाथ में ताकत आ गई, तो उन्होंने है ना लिबरल्स की मीटिंग बंद कर दी। लेकिन लिबरल्स भी बड़े चालाक, उन्होंने कहा, "अच्छा बेटा तुम अभी हमारी मीटिंग बंद करोगे? कोई बात नहीं, हम रात को मिलेंगे।" अब ये मीटिंग जो होने लगी वो हो गई रात को शिफ्ट। अब वो चुपचाप से रात के अंधेरे में आते थे लिबरल्स और है ना साथ में बैठ कर के मीटिंग करते थे कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। ये आज हमने पढ़ा है, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखिएगा और कुछ समझ में फिर भी नहीं आए तो कमेंट में मुझसे पूछिएगा कि आप क्या नहीं समझ पाए हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन करना ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में कमी ना रखें अगर आपको पसंद आए तो। पसंद नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन पसंद आए आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना करना भूलें और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। बाय बाय।